हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइसोलेटेड स्टडी में। आज हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम निम्न टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत ने अरब पर आक्रमण क्यों किए और उनके आक्रमण करने के क्या कारण थे। इसमें हम मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम मोहम्मद गजनवी के विभिन्न आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम मोहम्मद गौरी के भारत के पर आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम तराइन के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सल्तनत काल। सल्तनत काल में हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। और आगे हम बहमनी समाज और विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जब उत्तर भारत में सल्तनत काल का चल रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य भी चल रहा था। विजयनगर साम्राज्य में हम हरियर और बुक्का के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम स्वतंत्र प्रांतीय राज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जब सल्तनत काल खत्म होता है और मुगल काल शुरू होने वाला होता है तो इसी के बीच में भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन शुरू होता है। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था और सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए किया गया था। अब नेक्स्ट हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अकबर, हुमायूं, जहांगीर, बाबर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। फिर मुगलों के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम मराठों का उत्कर्ष पढ़ेंगे। तो बिना देरी के नहीं करें, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। अरब ने लगभग 636-38 ईस्वी के आसपास बम्बई के निकट थानों को जीतने के लिए खलीफा उमर के समय में आक्रमण किया था, लेकिन उनका यह आक्रमण असफल रहा। इसके बाद 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इब्न अल अरियल विट्री ने मकरान पर आक्रमण कर अस्थायी कब्जा कर लिया। इसके बाद सिंध की विजय का द्वार खुल गया। इसके बाद अरबों ने 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण किया, लेकिन उनका यह आक्रमण भी असफल हो गया। उसके बाद बुदेल के नेतृत्व में 711 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया और उनका यह आक्रमण भी असफल रहा और हज्जाल के इन दोनों सेनापतियों को दाहिर और उसके पुत्र जयसिंह ने मौत के घाट उतार दिया। तो हमने देखा अरबों ने 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में जो आक्रमण किया था वह आक्रमण उनका असफल हो गया। फिर उन्होंने बुदेल के नेतृत्व में 711 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया था और वह आक्रमण भी उनका असफल हो गया। फिर हज्जाल के इन दोनों सेनापतियों को दाहिर और उसके पुत्र जयसिंह ने मौत के घाट उतार दिया था। अल हज्जाल, जो कि इराक का गवर्नर था, उसने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस समय खलीफा वालिद था और मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 17 वर्ष थी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंचा तो उसे घेर लिया गया। देवल में दाहिर के भतीजे ने उसका डटकर सामना किया, लेकिन छल्ली ब्राह्मणों ने वहां कासिम की मदद की और मोहम्मद बिन कासिम को देवल पर विजय प्राप्त हुआ। तो हमने देखा जब मोहम्मद बिन कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंचा था तो दाहिर के भतीजे ने उनका सामना किया था, लेकिन छल्ली ब्राह्मणों ने मोहम्मद बिन कासिम की वहां मदद की और मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर विजय प्राप्त कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल के मंदिर को मंजानिक यानी पत्थर फेंकने का अस्त्र
और नाथपा यानी आग के गोलों से गिराया था, जिसमें उनकी मदद मौका नामक विद्रोही ने की थी। आगे हम अम्भी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अम्भी को भारत का पहला देशद्रोही कहा गया है। अम्भी ने सिकंदर की सहायता की थी। अब आगे चलते हैं। रावण ने दाहिर और कासिम की सेना के बीच 20 जून 712 ईस्वी को भीषण युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध के दौरान दाहिर की मृत्यु हो गई। दाहिर सिंध पर राज करने वाला अंतिम हिंदू शासक था। उसके बाद यहाँ मुस्लिम शासक बने। भारत का पहला जौहर मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण के समय हुआ था, जिसमें राजा दाहिर की पत्नी महारानी मैनाबाई और रानी लाडी के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों, जौहर के बारे में तो आप जानते हैं। जब राजा युद्ध करने जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी, तब उनकी पत्नियां शत्रुओं से बचने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए आत्मदाह कर लेती थी। अब आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम सिंध विजय के बाद ब्रह्मानंद अभियान पे गए, जहां उन्होंने जयसिंह की सेना को हराया। फिर वह आरोर अभियान में गए, जो कि सिंध की राजधानी थी। मैं वहां पे दाहिर के बेटों को हराया। तो दोस्तों, आपको समझ में आया? देखिए, जब मोहम्मद बिन कासिम ब्रह्मानंद अभियान में गए तो वहां पे उन्होंने जयसिंह की सेना को हराया था। जयसिंह राजा दाहिर के बेटे थे। फिर मोहम्मद बिन कासिम आरोर अभियान में गए, जो कि सिंध की राजधानी थी। वहां पे उन्होंने दाहिर के बेटे जयसिंह को हराया। फिर मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान की ओर बढ़े और 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता। मुल्तान की जीत में अरबों को इतना सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर रख दिया। मुल्तान मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय थी। मोहम्मद बिन कासिम सिंध और मुल्तान के अलावा और भी क्षेत्रों को जीतना चाहते थे, लेकिन इससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। चचनामा के अनुसार दाहिर की पुत्रियों ने मोहम्मद बिन कासिम की शिकायत खलीफा से की थी, जिससे खलीफा ने नाराज होकर मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया। दाहिर की बेटियों ने मोहम्मद बिन कासिम पर झूठा इल्जाम लगाया था। यहाँ कुछ पॉइंट देखते हैं। भारत में कुरान का सर्वप्रथम अनुवाद सिंधी भाषा में हुआ था। अब आगे देखते हैं। भारत में पहली बार जजिया कर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और यह देवल पर लगाया था। दोस्तों, यहाँ जजिया कर के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जजिया कर जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, यह मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार देवल पर लगाया। उसके बाद अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने इसे पुनः चालू कर दिया। फिर लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में पहली बार ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला गया था। अब आगे देखते हैं। सिंध विजय के बावजूद अरब आक्रमणकारी भारत पर उस प्रकार का साम्राज्य नहीं बना पाए थे, जैसा कि उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न भागों में बनाया था। 712 ईस्वी में अरबों से पराजय तथा आगामी चुनौती का सामना करने के लिए कई नई शक्तियां आई। इसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि वंश का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने भारत में आने वाले 300 वर्षों तक शासन किया। चलिए जानते हैं अरबों का सिंध पर आक्रमण करने के क्या कारण थे। पहला कारण था व्यापारिक कारण। अरब सिंध पर व्यापार करना चाहते थे। दूसरा, धार्मिक कारण। अरब सिंध में इस्लाम धर्म का विस्तार करना चाहते थे। तीसरा, राजनीतिक अस्थिरता। राजा दाहिर की कमजोर स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे।
चौथा है शरण देना, अरबों के शत्रुओं को शरण देना। सिंध ने अरबों के शत्रुओं को अपने यहाँ शरण दी थी। पांचवा है समुद्री लूट, अरबों के उपहार लूटे गए थे। इराक के शासक के लिए जो उपहार जा रहा था उसे समुद्री तट पर समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। छठा है विस्तार नीति, उमय्यद वंश की सैन्य नीति। अब देखते हैं अरबों का सिंध पर आक्रमण करने के क्या परिणाम हुए। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों ने कब्जा किया और मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया। इस्लामी शासन की शुरुआत हुई और सिंध उमय्यद खलीफा के नियंत्रण में हो गया। तीसरा, संस्कृति और प्रशासन में बदलाव हुआ, इस्लामी रीति रिवाज लागू हो गए और भविष्य में आक्रमणों का मार्ग खुल गया। आगे चल के तुर्क और मुगलों का भारत में आने का मार्ग खुल गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अरब आक्रमण के बारे में पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।